सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। व्यापार बजट स्पेशल में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अरबाब जहांगीर और माली साल 2024-25 का बजट कुछ दिन में पेश होना है और बजट वाले दिन तक हमारी ये खुसूसी ट्रांसमिशन 4 से 6 शाम में जारी रहेगी और इसमें हम आपके सामने बजट से मुतालिक तमाम तर डिटेल्स रखेंगे कि आने वाला ये बजट कैसा हो सकता है, एक आम आदमी पर इसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, कितने मजीद टैक्सेस का इसमें इजाफा हो सकता है, कौन कौन से ऐसे शोबे हैं जो कि ग्रोथ की तरफ जा सकते हैं, पाकिस्तान की GDP कितना ऊपर जा सकती है, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या फिगर्स शेयर किए जा रहे हैं और फिर जो मुख्तलिफ पाकिस्तान के शोबे हैं, पाकिस्तान की जो ऐसी जो फसलें हैं जो कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकती हैं, उनमें कितना खातिर ख्वाह इजाफा हो सकता है, कितने खसारे का ये बजट हो सकता है। ज़रा थोड़े से स्टैट्स भी आपके सामने अगर हम रखें तो रवा माली साल का जो बजट है वो उसका जो कुल हजम था वो 14,480 अरब रुपये है और अगले माली साल का जो बजट है उसका तखमीना लगाया जा रहा है कि 18,000 अरब से ज़ायद ये हो सकता है। फिर इसी तरह जो रवा माली साल FBR महसूलात थी उनका हदफ 9,415 अरब था और इस बार ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 12,800 अरब से ज़ायद होने का ये इम्कान है। और फिर जो नॉन टैक्स आमदनी का हदफ है रवा माली साल का वो 2,963 अरब रुपये है और नए माली साल में ये हदफ 3,200 अरब रुपये से ज़ायद होने का इम्कान है। फिर इसी तरह जो दीगर अखराजात हैं उनमें भी इसी तरह से इजाफा होगा। तो जो कुल खसारा है बजट का वो कितना होगा, इस हुकूमत के लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा इस बजट को बनाना और खसारे को कम से कम रखना। और शायद ये 7 या 8 तारीख को अनाउंस कर भी दिया जाता, लेकिन चूंकि वज़ीर आज़म और उनका वफ्द इस वक्त चाइना के दौरे पर जाने वाला है और ये दौरा भी बड़ा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान की ओवरऑल इकॉनमी को लेकर, तो उनकी वापसी के बाद फिर एक ब्रीफिंग होगी और फिर इकनॉमिक सर्वे जारी होगा और फिर उसके बाद बजट को अनाउंस किया जाएगा। तो ओवरऑल ये आने वाला बजट कैसा होगा, इससे हम कितनी उम्मीदें लगाएं, कल पर हम बात करेंगे। अली फरीद ख्वाजा साहब चेयरमैन है के ट्रेड सिक्योरिटीज़ के, माहिर माशियात भी हमारे साथ मौजूद हैं। एहतिशामुल हक साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, माशी उमूर पर बड़ी गहरी नज़र और ग्रिप रखते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। अली फरीद ख्वाजा साहब, एक ओवरव्यू इस बजट पर जो आने वाला है, कितने खसारे का ये बजट आप देख रहे हैं, इस बजट के आने के बाद क्या क्या तब्दीलियाँ रूनुमा हो सकती हैं? जी, सबसे बड़ी बात जो बजट की है वो ये है कि हम अपने रेवेन्यू कलेक्शन किस तरह बढ़ाएं। तो टैक्स के ऊपर जो है सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए और उसी पे सारी नज़रें हैं कि क्या पाकिस्तान टैक्स रिफॉर्म सही तरीके से कर सकेगा, उन सेक्टर्स को टैक्स कर सकेंगे जिनको हमने कभी टैक्स नहीं किया, जैसा रियल एस्टेट है, जैसा एग्रीकल्चर है, जैसा रिटेल है। तो सबसे ज़्यादा जो इस सबसे इम्पोर्टेंट फोकस है इस बजट का वो रेवेन्यू साइड पर है और उसमें रेवेन्यू के अंदर टैक्स साइड के अंदर। ठीक है, तो अली फरीद साहब ये 18,000 अरब रुपए से ज़्यादा होने का इसका जो वॉल्यूम है ये इसका तखमीना है, तो ये इसमें जो फिर खसारा है उसको कैसे मुकम्मल किया जाएगा? और पिछले साल से चूंकि 3-4 हज़ार अरब का ये फ़र्क आ रहा है, तो ये खसारे का फ़र्क भी आपको लगता है कि इसमें बढ़ सकता है कुछ? जी, जो डेफिसिट के जो नंबर है वो तो हमें IMF के साथ एग्री करना पड़ेगा और जो IMF हमें गाइडलाइंस देंगी कि कितना ज़्यादा डेफिसिट हो सकता है उसी पे ही हमें मेंटेन करना पड़ेगा। डेफिसिट को पुर करने की 3 जगह हो सकती है, 4। एक है कि आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर लो, दूसरा है रेमिटेंसेज इंक्रीज कर लो, तीसरा है कि प्राइवेटाइजेशन करके आप इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर लो और लास्टली है कि इंटरनल रेवेन्यू कलेक्शन जिसका मैंने जिक्र किया कि टैक्स किस तरह बढ़ सकता है उसको इंक्रीज करो। तो ये 4 जो पहलू है इसके ऊपर गवर्नमेंट काम कर रही है और उस पर इफेक्टिवनेस की ज़रूरत है। इस पर सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है टैक्स कलेक्शन और इसलिए देखना यह पड़ेगा कि टैक्सेस नए सेक्टर्स पे लगते हैं या फिर पुराने सेक्टर्स पे ही इंक्रीज डाला जाता है। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और उसको हम आगे चलकर ज़रा डिस्कस भी करेंगे। एहतिशाम साहब, ये बजट पाकिस्तान का जब भी कोई बजट आता है तो वो एक आम तासुर ये होता है कि ये तो एक IMF का बजट है, IMF ने मुख्तलिफ चीज़ें इम्पोज की हैं जिस पर आप इंप्लीमेंट करवाएंगे। इस बजट से मुतालिक भी यही एक तासुर पाया जा रहा है, एक ओवरव्यू क्या है आपका? देखिए अरबाब, बुनियादी तौर पे तो सवाल हमेशा बजट के मौके पे यही पेश किया जाता है कि जी बजट आने वाला है, क्या होगा, रिलीफ कितना मिलेगा, फिर हमारी बिज़नेस कम्युनिटी इससे कितना फ़ायदा उठा सकेगी, इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी, ये सारी चीज़ें। लेकिन आपने एक बज़वर्ड सुना होगा, हमेशा ये कहा जाता है कि जी बिज़नेस फ्रेंडली, पीपल्स फ्रेंडली, इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड बजट होगा, आम आदमी पे टैक्सों का बोझ नहीं बढ़ेगा। लेकिन आम आदमी भी आप देखते हैं टैक्सों का बोझ बढ़ता है। अब सवाल एक ही है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि देखिए IMF का ये हमारा 22वां प्रोग्राम है, 23वें प्रोग्राम में हम लेने की अब कोशिश कर रहे हैं। अब वो 6 से 8 बिलियन डॉलर का कितना मुश्किल होगा, कितना नहीं। अब तक की जो इतलात हैं और जो सामने चीज़ें आई हैं वो तो अरबाब बड़ा वाज़ेह तौर पे बता रहे हैं कि हमारे पास फॉल बैक करने के लिए
या कुछ देने के लिए कुशन बिल्कुल ही नहीं है। अब जिस तरह IMF इसरार कर रहा है, अली भाई से एग्री करेंगे, 18% जनरल सेल टैक्स लगाने की वो बात कर रहे हैं। एक तरफ आलम ये है, दूसरी तरफ आप देख लें रिटेल सेक्टर जो है ना वो बावजूद इस बात के कि उसका हुजम 152 अरब से ज़्यादा का है, वो 3 से 3.5% से ज़्यादा वो टैक्स नहीं दे रहे। 45 लाख लोग वो कहा जाता है कि जिनकी नई प्लानिंग के तहत उनके नाम आए हैं कि जो उनसे टैक्स लिया जाएगा, अभी तक वो टैक्स नेट में आने के लिए तैयार नहीं है। अब सवाल है कि इस दौरान हुकूमत क्या कर सकती है। लेकिन अब बात की बजट खसारे की, अब 1800 रुपये का अगर आप बजट टोटल कैपिटल साइज़ इसका ये बनता है, तो पिछले साल आप देख लें आप 6.5% बजट खसारा था, जिसको हमेशा लोग कहते हैं कि मदर ऑफ़ ऑल इकनॉमिक इल्स, वो 7.4% पे जाके ख़त्म हुआ। और इस दफ़ा भी लग रहा है कि शायद खुदा न खास्ता ये तकरीबन 8-8.5% होगा। तो वो जिस अंदाज से आपने देखा कि अखराजात कम होने चाहिए वो नहीं हुए, जो इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए। बाय द वे आप देख लें 50 साल की कम तरीन सतह में हमारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रही है। आखिरी माली साल मुझे याद है 2007-8 था जब $5.5 बिलियन इन्वेस्टमेंट आई थी। उसके बाद से मुसलसल नीचे आ रही है, 900-800 मिलियन डॉलर से एक आध साल हमने देखा कि $100 बिलियन के $1 बिलियन के करीब हुई। अब सवाल यह है कि लोकल इन्वेस्टर आ नहीं रहा, और सबसे बड़ी बात मेरा ख्याल है वो सियासी हो गई है अरबाब, कि ये गैर यकीनी की सूरत हाल, सियासी अदम इस्तेकाम, इसको सामने रखते हुए तो आप देख लें कि लोग कह रहे हैं, भाई वे लोग कह रहे थे कि जी 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद अदम इस्तेकाम में कमी आएगी, लोग इस तरफ आएंगे, बिजनेस एक्टिविटी शुरू होगी, प्राइवेट सेक्टर आगे आएगा, उसको देख के फ़ौरन इन्वेस्टर भी पाकिस्तान में आएगा। तो वो चीज़ें इतनी आसानी के साथ नहीं हुई। सिल्वर लाइनिंग यही नज़र आ रही है कि SIFC जो है ना वो क्योंकि रोल प्ले करने जा रही है, वो लोगों को इंश्योर कर रही है, वो इंश्योरेंसेस दे रही है लोकल और फॉरेन इन्वेस्टर को कि भाई अदम इस्तेकाम को ख़त्म करेंगे और ये कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। लेकिन आप चूंकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट का जिक्र कर रहे हैं, तो अभी जो पिछले 2 दौरे हुए सऊदीया का और फिर UAE का, और फिर जो अभी एक चाइना का दौरा होने जा रहा है जिसकी वजह से बजट भी शायद थोड़ा ताखीर का शिकार हो जाए, तो जाहिर है कि इनके जो आउटकम्स हैं वो तो अभी आगे आने वाले दिनों में हमें नजर आएंगे। लेकिन फिर ये इस वक्त जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट ना होने की जो हम शिकायत या शिकवा हुकूमत से कर रहे हैं, शायद अगले बजट तक फिर ये मामला कुछ बेहतर हो जाए अगर ये कमिटमेंट्स पूरी होती हैं, तो इनकी कितनी अहमियत है अभी इस पूरी सूरत हाल में? देखिए मेरे ख्याल में तो बहुत अहमियत है। अगर ये मटेरियलाइज हो जाती फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जिस तरीके से आपने देखा है इनिशियली 15 से 20 बिलियन डॉलर की सऊदी अरब की और 10 बिलियन डॉलर की UAE की, मेरा ख्याल है उसमें थोड़ी बहुत ताख़ीर हमारी वजह से हुई है। जो इतलात अंदर से आ रही हैं वो ये है कि हम बाकायदा प्रोजेक्ट्स लेके नहीं गए। प्राइवेट सेक्टर हमारा और वो जो प्राइवेट सेक्टर सऊदी अरब का UAE का, उनके दरमियान केमिस्ट्री पूरी तरह डेवलप नहीं हुई। लेकिन इनिशियली कहा जाता है कि जी बहुत सारी चीज़ों पे इत्तफाक़ राय है। अब सऊदी अरब भी आउट ऑफ द वे जाके सपोर्ट करना चाहता है। जाहिर सी बात है वो सपोर्ट इस सेंस में अरबाब कर रहे हैं, वो कहते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं। वो गॉन ऑफ द डेज हम बैठे बैठाए $1 बिलियन 2 बिलियन का तोहफा दे दिया करते थे। अब देखें बावजूद इस बात के कि इतना पैसा होने के सऊदी अरब फॉरेन इन्वेस्टमेंट अपने मुल्क में लोअर कर रहा है। यही चाइना को देख लें, इतनी बड़ी इकॉनमी होने के बावजूद फॉरेन इन्वेस्टमेंट, तो ये इतना बड़ा कंपोनेंट है। आज भी हमारी GDP का तकरीबन 20% से ज़्यादा का बनता है ये FDI। अगर ये हमें ये मिल जाता है और फिर एक माहौल बनाने में हम कामयाब हो जाते हैं, तो मेरा ख्याल है ये एक पहला एक जिसको कहते हैं बड़ा प्रोफाउंड स्टेप होगा अरबाब, जो हमें अपनी इकॉनमी की जो जिसको कहते हैं सिम को दुरुस्त करने की तरफ लेके जाएगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात तो मेरा ख्याल है इस वक्त यह है कि हुकूमत जो है ना उसके पास देने के लिए कुछ नहीं है। अभी आप देख लें, अभी थोड़ी देर पहले तक एहसान इकबाल साहब गिला कर रहे थे कि एनुअल प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी में जो बजटरी चीज़ें अप्रूव हुई हैं मुझे तो एतमाद में नहीं लिया गया। अगर इस तरह की चीज़ें आएंगी कि प्लानिंग कमीशन का हेड जो है वो कह रहा है मुझे नहीं एतमाद में लिया गया, एक तो इसको लेने की ज़रूरत है। दूसरा ये कि बजट से पहले जो सारे स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ मिलके, और ये किसी तरीके से मेरा ख्याल है जो मुझे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम लग रहा है वो ये है कि आपने बिज़नेस कम्युनिटी को राम करना है कि भाई सारे सेगमेंट ऑफ सोसाइटी टैक्स दें। इसी तरह से रियल स्टेट भी दे टैक्स, और इस तरह से आपका फॉर्म इनकम पे भी टैक्स होना चाहिए। तो वो अगर देंगे, देखें ना आज आके इवेंचुअली हो क्या रहा है, आप मैं तनख्वाहदार तबका उसी से टैक्स ले रहे हैं, या जो सेक्टर टैक्स रेट में आ चुके हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर है वो आप देख रहे हैं वो फंसा हुआ है, वो देता है अगरचे कम देता है। अब सवाल यही है कि जी हमें जिस तरीके से हमारा हुजम बढ़ना चाहिए टैक्सों का वो नहीं बढ़ पा रहा। अभी भी आप देख लें कि हमारा 10% जो पॉलिसीज हैं हुकूमत की ज़ाहिर है और जो इंटेंशन है वो बड़ी क्लियर होनी चाहिए। मैं ज़रा वापस भी आपकी तरफ आता हूँ। अली फरीद ख्वाजा साहब, ये
अभी जिस तरह तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेने की बात एहतशाम साहब कर रहे हैं, तो अब एक डेलीगेशन इस वक्त चाइना जा रहा है, वो वापस आएगा और उसके बाद एक आध रोज़ में ही बजट की अनाउंसमेंट हो जाएगी। तो इस वक्त संजीदगी, इंटेंशन इस बजट को लेकर इस हुकूमत की आपको नज़र आ रही है? यानी ट्रैक दुरुस्त है इस वक्त हुकूमत का, या कुछ रिफॉर्म्स ऐसे होने चाहिए, कुछ ज़रा संजीदगी का मज़ीद मुजाहरा होना चाहिए? जी, गवर्नमेंट की एफर्ट्स को तो हमें क्रेडिट देना चाहिए कि ये नज़र आ रहा है कि वो बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर कई दफ़ा सऊदी जा चुके हैं, यूएई जा चुके हैं, कतर से बातचीत कर रहे हैं, और अब जैसे आपने बोला कि चाइना का दौरा कर रहे हैं और अपने साथ 100 प्राइवेट सेक्टर के बिजनेसमैन को साथ लेके जा रहे हैं। तो एफर्ट्स तो पूरी चल रही हैं, और साथ साथ कुछ चीज़ों पे हमें स्टेबिलिटी के रिजल्ट्स भी नज़र आ रहे हैं। इन्फ्लेशन के आज नंबर्स आए हैं, तो पाकिस्तान में इन्फ्लेशन जो है वो 11.3% से इंक्रीज हुई, जो 12 महीने पहले जो है 18% थी। तो चीज़ों में इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है, मगर जिस तरह एहतसाम साहब ने कहा कि आपको सबसे पहले पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए और कंटिन्यूटी चाहिए। उसके बाद आपने फिर देखना है कि क्या गवर्नमेंट वो सारे रिफॉर्म्स कर सकती है जिसका ये दावा कर रही है। क्या ये प्राइवेटाइजेशन कर सकती है, क्या ये टैक्सेस लगा सकती है। तो उसके बाद आपका इन्वेस्टर पे ट्रस्ट बढ़ेगा। जिन लोगों से आप आज मिल रहे हो वो आपको एवेल्यूएट करेंगे कि क्या जो आप वादे कर रहे हो उस पर आप पूरा उतर सकते हो। तो ट्रस्ट बिल्ड करने में थोड़ा टाइम लगता है, मगर गवर्नमेंट की एफर्ट्स को हमें क्रेडिट देना चाहिए कि इट्स वेरी विजिबल कि वो काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं। सही। तो अब अली फरीद साहब, ये जो इस वक्त जो सियासी इस्तेहकाम वाला मामला है, ज़ाहिर है ये एक तरफा प्रोसेस तो है नहीं है, तो एक दो तरफा मामला है। तो इससे पहले हम इसकी डिटेल में जाएं, जो पाकिस्तान के इस वक्त अहम मुआशी मसाइल हैं, ज़रा पहले आप उनमें से कोई 3-4 के करीब गिनवा दीजिएगा जो प्रोमिनेंट हैं, फिर ज़रा एहतशाम साहब से भी मैं पूछता हूँ और फिर हम इस बहस को लेकर आगे चलते हैं। ज़रा जी, एहतशाम साहब ने एक वर्ड यूज़ किया था कि डेफिसिट इज द मदर ऑफ ऑल इवल। तो वही, जिस तरह पाकिस्तान में सबसे बड़ा इशू जो है वो हमारे फॉरेन डेट का है। डेट को कम करने का मतलब ये है कि आपका डेफिसिट जो है वो सरप्लस हो जाए, ताकि आपको बाहर से लोन लेने की ज़रूरत ना पड़े। डेट आपका इसलिए बढ़ता है क्योंकि आपके खर्चे ज़्यादा है और आपकी आमदनी कम है। तो खर्चों को कम करना हमारे लिए मुश्किल है, क्योंकि ज़रूरत है कि हुकूमत भी स्पेंडिंग करे एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ केयर के ऊपर, डिफेंस के ऊपर, और हमने इंटरेस्ट का कर्जा बहुत ज़्यादा देना होता है। हमारे पास स्पेस उसमें कमी की ज़्यादा नहीं है। तो जो स्पेस बनती है वो उसी पे है कि क्या हम अपने रेवेन्यूज इंक्रीज कर सकते हैं, आमदनी इंक्रीज कर सकते हैं। और उसका, जैसा मैंने बोला कि 3 ही उसके वेज है। टैक्स लगा रहे हैं आप, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाए, और जिस तरह एहतशाम साहब ने कहा कि इन्वेस्टमेंट जो है इट्स ऑल टाइम लो, और 2007 और 8 में तक लास्ट टाइम प्राइवेटाइजेशन हुई थी। उसके बाद पिछले कई सालों से, ऑलमोस्ट 2 दहाइयों से कोई प्राइवेटाइजेशन नहीं हुई। ये गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइजेशन प्लान को किक ऑफ किया है, मगर इसकी सक्सेस बहुत ज़रूरी है। और बहुत ज़रूरी, हम फिर पॉलिटिक्स की तरफ वापस आ जाते हैं कि बहुत ज़रूरी है कि कोई पॉलिटिकल हर्डल प्राइवेटाइजेशन के ऊपर ना आए, क्योंकि ये हमारी इकोनॉमिक नेसेसिटी है। और अली फरीद साहब, ये टैक्सेशन और इन्वेस्टमेंट की तो हम बहुत बात करते हैं, लेकिन आपको ये लगता है कि पिछले कुछ अरसे से एक्सपोर्ट्स मुसलसल नज़रअंदाज हो रही हैं, कोई ऐसा एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट किया जा रहा है, एक्सपोर्टर्स को कोई ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही कि ज़ाहिर एक रेवेन्यू जनरेट कर सकें वो भी मुल्क के लिए? जी, एक्सपोर्ट्स में अगर आप एक्सपोर्ट का ब्रेकअप देखें तो टेक्सटाइल सेक्टर पे एक्सपोर्ट जो है उसमें इश्यूज आ रहे हैं, मगर टेक के ऊपर आईटी जो सेक्टर है उसकी ग्रोथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इनफैक्ट ऑल टाइम हाई ग्रोथ हुई है पिछले महीने में। अराउंड इस साल तक 22% ग्रोथ है आईटी एक्सपोर्ट्स में। तो टेक एक ऐसा सेक्टर है जिसमें ग्रोथ की काफ़ी ज़्यादा गुंजाइश है, और गवर्नमेंट के जो डेलीगेशन डिफरेंट मुल्कों में जा रहे हैं उस पर टेक्नोलॉजी पे काफ़ी ज़्यादा फोकस है। अगले हफ्ते 12 को यूके में टेक वीक है, और उसमें पाकिस्तान पाशा का और आईटी मिनिस्टर एक काफ़ी बड़ा डेलीगेशन लेकर आ रही है पाकिस्तानी आईटी कंपनीज का यहाँ पर। तो एफर्ट हो रही है और ग्रोथ भी आ रही है, मगर जैसे आपने पहले बोला कि इन चीज़ों पर टाइम लगता है। तो आई एम होपफुल कि जो इंटरेक्शंस है विद अदर कंट्रीज, दिस विल आल्सो हेल्प इंक्रीज एक्सपोर्ट्स। ठीक है, चलिए अली फरीद ख्वाजा साहब, बेहद शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपने अपना कीमती वक्त दिया। एहतशाम मौजूद हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर तवानाई का शोबा है, फिर जो पाकिस्तान का एग्रीकल्चर सेक्टर है और पाकिस्तान का टैक्सेशन का निज़ाम है, आईटी सेक्टर है, इस आने वाले बजट में इनमें क्या तब्दीलियाँ रूनुमा हो सकती हैं, इस पर भी बात करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।